रेक्टिफिकेशन 44। देखो ये है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इस चैप्टर में करना क्या है, जैसे बिल्स में हमने क्या किया हमें पता है, डेप्रिसिएशन में हमने क्या किया हमें वो भी पता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नाम से पहले जज करते हैं। रेक्टिफिकेशन का क्या मतलब होता है? रेक्टिफाई करना, ठीक करना। और एरर्स मतलब गलतियां, तो गलतियों को ठीक करना इज बेसिकली रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब गलती क्या हुई है और गलती क्यों हुई है? गलती कुछ भी हो सकती है, वो आपको क्वेश्चन बताएगा कि क्या गलती हुई है। बेसिकली जर्नल करते हुए हमने गलती कर दी। जैसे परचेज्ड गुड्स रुपीज 10,000, इसकी जर्नल क्या लिखनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। हाँ, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, ये जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी, अमाउंट आ जाता आगे। अब मैंने गलती कर दी, मैं जो अकाउंटेंट था, गलती क्यों हुई किसी भी वजह से हो सकती है, उसका ध्यान नहीं था, उसे आता नहीं था, व्हाटएवर, वो क्यों हुई दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। द पॉइंट इज कि उसने एंट्री करते हुए गलती कर दी। लेट्स से उसने परचेज अकाउंट डेबिट नहीं किया, उसने कार अकाउंट डेबिट कर दिया। सर ये कैसी गलती है? कर दी, तुम लोग भी तो कर देते हो टेस्ट में, उसने भी कर दी। कार अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट कर दिया। अब करनी चाहिए थी ये एंट्री, पर हो गई है ये एंट्री। ठीक करना है, क्या करें? बड़े सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास। पहला ऑप्शन, सर इस एंट्री को डिलीट कर दो ना, जो गलत एंट्री हो गई उसे डिलीट कर दो। उसे डिलीट करके ठीक वाली एंट्री डाल दो। हम तो कंप्यूटर्स पे करते हैं ना, अब जो भी अकाउंटिंग होती है वो कंप्यूटर पे होती है। चलो सपोजेडली हैंड रिटन है, पुराने टाइम पे जैसे हाथ से लिखते थे, तो जो गलत हुई उसे काट दो, क्या क्या प्रॉब्लम है, और उसकी जगह ठीक वाली फिर से लिख दो। या मॉडर्न टाइम्स में कंप्यूटर पे हो रही है तो जो गलत हुई उसे डिलीट कर दो, इस वाली एंट्री को आप डिलीट करो, और उसके बाद जो जो ये करेक्ट एंट्री है इसे आप सिस्टम में फीड कर दो। पर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है आपको इस एंट्री को डिलीट किए बिना इसे ठीक करना है। ऐसा क्यों? देखो वैसे स्पेसिफिकली बुक तो इसका कोई रीजन नहीं देती, पर इसके ना मल्टीपल रीजंस होते भी हैं रियल लाइफ में। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं एंट्री को डिलीट करना। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अलाउ कर देती हैं कि आपने एंट्री गलत कर दी, कोई बात नहीं, उसे डिलीट करके फिर ठीक कर दो। पर ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस और बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो एंट्री एक बार आपने फीड कर दिया, आपने एक बार ही जर्नल एंट्री पास कर दी, फिर उसे डिलीट किया ही नहीं जा सकता। वो डिलीट हो ही नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल बैंक्स, अगर बैंक एम्प्लॉय कोई गलत एंट्री पास कर दे वो डिलीट नहीं हो सकती। अच्छा सर वो डिलीट नहीं हो सकती, अब क्या करेंगे? तो एंट्री डिलीट तो हो नहीं सकती, तो एक काम और कर सकते हैं हम कर सकते हैं इस एंट्री को अब रिवर्स करके डाल दो। मतलब इसका इफेक्ट जीरो करना है ना, तुमने कार टू कैश कर दिया, ये करना ही नहीं चाहिए था, तो इसको रिवर्स करके डाल दो। अब कैश टू कार कर दो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कार। ठीक है, समझ गए? जो हमारी इनकरेक्ट एंट्री थी, जो हमने गलती से कर दी थी, उसको रिवर्स कर दो और वो पास कर दो, तो क्या होगा? कार से कार कट गया, कैश से कैश कट गया, एंट्री का नेट इफेक्ट ही जीरो हो गया। जितना आपने गलत डेबिट किया था वो रिवर्स करके क्रेडिट कर दिया, और जितना गलत क्रेडिट किया था वो रिवर्स करके डेबिट कर दिया, बात खत्म। अब जो आपकी करेक्ट एंट्री है परचेज टू कैश, अब सिस्टम में ये डाल दो। समझ आया? गलती ठीक हो जाएगी ऐसे। इनकरेक्ट एंट्री की, इनकरेक्ट के बाद वो इनकरेक्ट को रिवर्स करके डाल दो, तो इनकरेक्ट का नेट इफेक्ट जीरो हो गया, फिर आप अपनी करेक्ट एंट्री डाल लो। पर यहाँ भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, इनकरेक्ट करने के बाद आपको दो करनी पड़ रही हैं। क्या दो करनी पड़ रही हैं? एक करनी पड़ रही है रिवर्सल, जो आपने एंट्री की उसका उल्टा रिवर्स करके, और फिर उसके बाद आपको करेक्ट करनी पड़ रही है। करेक्ट क्या है? परचेज टू कैश। क्वेश्चन आपको दो एंट्रीज करने की परमिशन नहीं देता, और दो एंट्रीज करना है भी बेवकूफी। दो करने का मतलब, वैसे तो तुम्हें तो यही लग रहा है दो ही तो होंगी, एक होगी रिवर्सल जिससे इनकरेक्ट खत्म हो जाएगी और फिर हम करेक्ट डालेंगे ना।
तुम इन दोनों को मर्ज करके एक ही जर्नल बनाओ और वो एक ही पास करो। तुम एक ही वो जर्नल पास करो जिससे इसका इफेक्ट भी खत्म हो जाए और जो तुम रिकॉर्ड करना चाहते हो वो रिकॉर्ड भी हो जाए। ठीक है? कैसे? आप इन 2 एंट्रीज़ को मर्ज कर दो एक में। वो कैसे मर्ज करोगे? डेबिट डेबिट ऐड कर दो, क्रेडिट क्रेडिट ऐड कर दो। मतलब जब हम इन 2 एंट्रीज़ को मर्ज करेंगे, तो देखो, मर्ज करने के लिए क्या करना है? यहाँ कैश डेबिट में है, यहाँ कैश क्रेडिट में है, तो कैश कट गया एक दूसरे से, ये डेबिट क्रेडिट से कट गया। यहाँ डेबिट था, यहाँ क्रेडिट था। अब क्या एंट्री रह गई? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कार अकाउंट। एंट्री मर्ज हो गई। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कार अकाउंट। फिर तो मतलब मल्टीप्लाई करना है एक तरीके से। हाँ, एक तरीके से आप ऐसा ही समझ लो कि आप उन्हें क्रॉस जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है ऊपर नीचे, वैसे हम मर्ज कर रहे हैं दोनों एंट्रीज को। अब देखो सर, इससे कैसे ठीक हुई है? तुमने ये गलत एंट्री करी थी ना, कार टू कैश। देखो कैश वाला पार्ट तो ठीक था, कैश वाले पार्ट में कोई प्रॉब्लम थी, कैश तो ठीक था। आपने गलती ये कर दी थी कि परचेज की जगह कार लिख दिया था। तो कार को क्रेडिट कर देते हम, तो कार का इफेक्ट जीरो और उसकी जगह डेबिट किसको करना था? परचेज। यही तो एंड रिजल्ट निकल के आया कि परचेज को डेबिट करो और कार को क्रेडिट कर दो। कैश क्यों नहीं आया? क्योंकि कैश तो ठीक ही रिकॉर्ड हुआ था क्रेडिट साइड पे। अब अभी हम इस पे और डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे कितने तरह के एरर्स हो सकते हैं, हम क्या-क्या गलती कर सकते हैं, उसके अलावा कैसे उन्हें ठीक करना है, यही है इस पूरे चैप्टर में, ठीक? तो पहले तुम ये समझ लो कि इस चैप्टर का पर्पस क्या है। पर्पस ऐसा है कि अकाउंटेंट एक गलती कर चुका है एक जर्नल एंट्री में, वो कुछ भी गलती होगी, वो क्वेश्चन बताएगा। आपको उसे ठीक करना है। तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है ठीक करने में। बच्चा तो कहेगा बड़ी सिंपल सी बात है यार, पुरानी वाली एंट्री काट दो और नई वाली रिकॉर्ड कर लो, इतना बड़ा चैप्टर बना दिया। पर प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम ये आती है कि पुरानी एंट्री डिलीट करना अलाउड ही नहीं है सॉफ्टवेयर में। आपके पास परमिशन ही नहीं होती, अब क्या करोगे? अब फिर बच्चा कहता है ठीक है, इसको रिवर्स कर दो, जो गलत एंट्री करी उसे रिवर्स कर दो, उसका इफेक्ट खत्म और अब करेक्ट एंट्री पास कर दो। ये लंबा काम है, ये कोई इंटेलिजेंट अप्रोच नहीं है। 2 जर्नल एंट्री क्यों करनी है? जो आपकी रिवर्सल वाली एंट्री है और जो करेक्ट एंट्री है, दोनों को मर्ज करके एक ही एंट्री बनाओ और वो पास करो। 2-2 करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें यही अप्रोच फ़ॉलो करनी है। अब इसमें कितने तरह के एरर्स हो सकते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। देखो ये सर बुक जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डिलीट करना इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि मतलब इससे मैनिपुलेशन हो सकती है अकाउंट हाँ, की। हाँ। अगर डिलीशन अलाउड हो जाए बैंक्स को, तो क्या मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। बैंक आपको क्रेडिट दे दे, आपसे पैसे आपने बैंक में पैसे जमा कराए, बैंक एम्प्लॉयी ने एंटर कर दिए। आपके जाने के बाद बैंक एम्प्लॉयी ने वो एंट्री डिलीट कर दी। तुम्हारे पास तो एंट्री आ गई पासबुक में, उसके बाद उसने डिलीट कर दी। तो डिलीट करना बड़ी कंपनीज में इसलिए अलाउड नहीं होता कि एक बार एंट्री हो गई ना, तो वो प्रूफ रहेगा। इतने सारे एम्प्लॉई है, तुम कहाँ से ट्रेस करते रहोगे किस एम्प्लॉई ने कौन सी एंट्री करी, दिखाने के लिए बाद में डिलीट कर दी, फिर तो वो ढूंढना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। छोटी कंपनीज में ज्यादा इश्यू इसलिए नहीं है, होती ही कितनी एंट्रीज है और किसी को क्या बेनिफिट मिलेगा। पर जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस है, जो लोगों से डील करती हैं, वहां ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर उन्हें एंट्री डिलीट करना अलाउड हो। या फिर कई कई जगह डिलीट करना अलाउड होता है, पर वो आप नहीं कर सकते। एंट्री आपने करी तो आपका एक सुपरवाइजर होगा, आपको उसे दिखाना होगा कि देखो ये मैंने गलत एंट्री कर दी। वो देखेगा कि हाँ ये गलती है तो डिलीट कर सकते हो, परमिशन लेकर डिलीट कर सकते हो। बट काफी सारी ऐसी जगह है जहाँ डिलीट करने का ऑप्शन ही नहीं होता। अगर गलत एंट्री हो गई है तो अब एक रेक्टिफाइंग एंट्री, इसे क्या बोलते हैं हम? इसे बोलेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री। रेक्टिफाइंग क्यों? क्योंकि ये ठीक कर रही है ना आपकी गलती को, तो इसे रेक्टिफाइंग एंट्री बोलेंगे हम। अब एरर्स क्या-क्या हो सकते हैं इस चैप्टर में? कितने टाइप्स के एरर्स हैं हमारे पास? वो बुक में है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के पॉइंट से भी है और 12th में वाइवा होता है तो वो इसमें से कुछ पूछ सकते हैं। और वाइवा छोड़ो, जब मैं अपनी सीए आर्टिकलशिप के इंटरव्यू के लिए गया था ना, जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, उन्होंने मेरे से यही पूछा था कि कितने तरह के एरर्स होते हैं। तो ये 4 एरर्स हैं जो तुम्हें याद रखने हैं। एक होता है एरर ऑफ ओमिशन, एक होता है एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। सारे डिस्कस कर लेते हैं हम। Error of omission is an error where transaction is completely or partially omitted from being recorded in the books of accounts। मतलब
आपने एक एंट्री करी ही नहीं। ओमिशन का क्या मतलब होता है? भूल जाना। वो इंग्लिश में किया होगा ना, एरर्स ऑफ ओमिशन तो वहां भी होते हैं। ओमिशन मतलब भूल जाना। आपने एंट्री की ही नहीं। क्या पूरी एंट्री नहीं करी या आधी नहीं करी, ये वेरी करता है। कंप्लीट ओमिशन होता है कि आप पूरी एक जर्नल ही करनी भूल गए। एक बिल आया आपके पास, एक ट्रांजैक्शन आई, आपको याद ही नहीं रहा एंट्री करनी, तो आपने एंट्री ही नहीं करी। अब अगर ऐसा एरर हो तो रेक्टिफाई कैसे करोगे? एंट्री कर दो। प्रॉब्लम क्या है? एंट्री पहले भूल गए थे, इसकी रेक्टिफिकेशन ये है कि एंट्री कर देंगे हम। तो जहां तो एरर ऑफ ओमिशन है, जब इसका कोई एरर आएगा तो हम क्या करेंगे? वो एंट्री पास कर देंगे जो हम भूल गए थे, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसके दो पार्ट्स हो सकते हैं। पहला हो सकता है कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन मतलब पूरी एंट्री भूल गए, हम एंट्री ही नहीं रिकॉर्ड करी। रेक्टिफाई कैसे करोगे? कर दो एंट्री, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड होता है पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन ध्यान से देखो। अब पार्शियल ओमिशन मतलब जैसे रेंट पेड, तो रेंट टू कैश एंट्री होनी चाहिए। पार्शियल ओमिशन मतलब आपने सिर्फ डेबिट वाली चीज लिख दी, क्रेडिट वाली नहीं लिखी, या क्रेडिट वाली लिख दी, डेबिट वाली नहीं लिखी। अब इसकी रेक्टिफिकेशन के लिए जो पार्ट हम भूल गए थे सिर्फ उतने को रिकॉर्ड कर लेंगे, इसे कहते हैं पार्शियल ओमिशन। ठीक है। एक कंप्लीट ओमिशन है, ये पार्शियल ओमिशन है। कंप्लीट ओमिशन पूरी जर्नल भूल गए, पार्शियल ओमिशन आधा, या तो डेबिट भूल गए या क्रेडिट भूल गए, कुछ भी। तो रेक्टिफिकेशन भी ऐसी हो जाएगी, जो पार्ट भूल गए थे वो रिकॉर्ड कर लेंगे। सिंपल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है एरर ऑफ कमीशन। ये एरर्स थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जहां हमें फिर समझ नहीं आता अरे क्या करें इसका। देखो, error of commission is basically what? Errors of commission are those errors which arise due to wrong recording, wrong posting, wrong carrying forward, या wrong casting, totaling errors। अभी ज्यादा डिटेल में तो जैसे करेंगे तब समझ आएगा, पर थ्योरी के लिए ये समझो। एरर ऑफ ओमिशन मतलब आप सेल बुक का हम सब्सिडरी बुक सबने करी है, हम सेल्स बुक का टोटल कर रहे थे, होना चाहिए था टोटल 1500, हमने टोटल या तो कम कर दिया या ज्यादा कर दिया। अब जब तुमने वहां टोटली गलत लिख दिया, तो आप उसी से ट्रायल बैलेंस बनाते हो। जब आप ट्रायल बैलेंस में लेके जा रहे होगे फिगर, आप गलत फिगर ले गए ट्रायल बैलेंस में, तो ट्रायल बैलेंस तो मैच नहीं करेगा उससे। तो ये है हमारे एरर्स ऑफ कमीशन। या इसमें और भी कई सारी वैरायटी है कि एंट्री लेजर के डेबिट में डालनी थी या क्रेडिट में डालनी थी, पर हम कहीं और ही ले गए उसे, हमने साइड्स बदल दी, तो ये सारा का सारा हमारा एरर ऑफ कमीशन रहेगा। ठीक है। फिर एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है कि देखो, व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इट इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल। These errors occur when proper distinction is not made between revenue and capital items while recording a transaction. बेसिकली एरर ऑफ कमीशन प्रिंसिपल होता है नाम की गलती। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, उस चीज को जाना किसी और लेजर में चाहिए था, हम ले कहीं और गए। जैसे आप सबको ये चीज पता है कि सबको पता ही है, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड टिल एन एसेट इज रेडी फॉर यूज, वो सारे उस एसेट के अकाउंट में ही डेबिट होते हैं। जैसे कि मैंने मशीन खरीदी तो मशीन टू कैश करूंगा, और जब उस मशीन को इंस्टॉल कराया तो उसको वेजेस टू कैश नहीं करूंगा, उसको भी मशीन टू कैश ही करूंगा, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन मेरे एसेट के रेडी टू यूज होने के लिए कंपलसरी थी। तो उसको भी मैंने मशीन टू कैश ही करना है, पर मैंने उसको वेजेस टू कैश कर दिया। तो मैंने क्या किया? नाम की गलती कर दी। ठीक है। जब भी आप डेबिट क्रेडिट दोनों ठीक रिकॉर्ड कर रहे हो, पर डेबिट वाला नाम आप गलत लिख रहे हो या क्रेडिट वाला नाम गलत लिख रहे हो, वो हो जाएगा एरर ऑफ प्रिंसिपल। उसे ठीक करने का बिल्कुल यही तरीका है जो अभी हमने किया है। उसे कैसे ठीक करेंगे? जो गलत नाम आपने डेबिट कर दिया है या क्रेडिट कर दिया है, उसे रिवर्स करो। जैसे मैंने यहाँ पे परचेज की जगह कार को डेबिट कर दिया था, कार को डेबिट नहीं होना चाहिए था, कार को होना ही नहीं चाहिए था इस जर्नल में, तो कार को क्रेडिट कर दो। डेबिट कर दिया ना, क्रेडिट कर दो। और डेबिट उसे करो जिसे आपको एक्चुअली डेबिट करना था। आपको किसे डेबिट करना था? परचेज को। तो ये रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी इसकी। ठीक है। नेक्स्ट, कंपेंसेटिंग एरर्स। अब कंपेंसेटिंग एरर्स का मतलब, व्हाट इज कंपेंसेटिंग? कंपेंसेटिंग का मतलब जो एक दूसरे को कंपेंसेट कर दे या ऑफसेट कर दे, एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर दे। आपने ना
2 गलतियां करी, पर वो 2 गलतियों ने एक दूसरे को ही कंपेंसेट कर दिया। जैसे आपने अपना रेंट 100 रुपए कम रिकॉर्ड करा, आपका रेंट एक एक्सपेंस है, आपने अपने एक एक्सपेंस को 100 रुपी लेस रिकॉर्ड करा, पर गलती से आपने अपनी सैलरी पेड, सैलरी भी एक एक्सपेंस है, उसे 100 रुपी ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया। तो क्या प्रॉफिट पे कोई फर्क पड़ेगा? किसी और चीज पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। एक खर्चा 100 कम से रिकॉर्ड कर दिया है और दूसरा वाला खर्चा 100 ज्यादा से रिकॉर्ड कर दिया है। तो एक्चुअली गलती तो की है हमने, वो 100 रेंट ज्यादा होना चाहिए और सैलरी कम, पर एंड रिजल्ट तो सेम ही रहेगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये क्या गलती हुई है। इसको ठीक करने के लिए दोनों को ठीक करने की जरूरत है। हमें रेंट को 100 से बढ़ाने की जरूरत है और सैलरी को 100 से कम करने की जरूरत है। तो इस केस में अगर तुम्हें रेंट को 100 से बढ़ाना है तो तुम उसे डेबिट करोगे या क्रेडिट करोगे? डेबिट करेंगे। और सैलरी को 100 से कम करना है तो डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट 100। बस यही है रेक्टिफिकेशन। अगर बेसिक्स क्लियर है जर्नल के तो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर जर्नल के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये चैप्टर ऐसा भयानक सा लगेगा कि ये क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, तो बेसिक्स ही हैं सारे के सारे। और एक दूसरी चीज, हम एक बार ना ट्रायल बैलेंस दोबारा से करेंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन ये आएगा, क्या एरर ऑफ प्रिंसिपल की वजह से ट्रायल बैलेंस मैच करेगा या नहीं? अगर ये क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछूं, क्या आंसर कर सकते हो? तो हमें समझ आ रहा है सर कि नहीं करेगा। इन एरर्स का ट्रायल बैलेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर नहीं सर करेगा, नहीं करेगा। रीजन? क्योंकि कैलकुलेशन में तो कोई ना कोई मिस्टेक हो जाएगी ना, तो वो दोनों इक्वली कैलकुलेशन नहीं में आएंगे। नहीं, सर क्योंकि कैलकुलेशन हर में किसी मिस्टेक। का सर लेजर बनता है तो लेजर सर डिफरेंट बनता है ना हर आइटम का। ओके, जैसे सर इसमें हमने सर जो गुड्स का हमने एग्जांपल लिया था। मेरी बात सुनो। एरर ऑफ प्रिंसिपल से ट्रायल बैलेंस मैच करेगा। आप ट्रायल बैलेंस में हर लेजर का नाम लिखते हो और उसके अमाउंट लिखते हो, ठीक है? अब तुमने परचेज की जगह रेंट लिख दिया, नाम गलत लिख दिया, अमाउंट तो सेम है। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या है कि नाम की गलती की है। नाम की गलती से ट्रायल बैलेंस को क्या फर्क पड़ता है? उसकी तो दोनों साइड्स मैच करेंगी तब भी। आपने नाम ही तो गलत लिखा, आपने कार डेबिट करने की जगह वेजेस डेबिट कर दी, तो ट्रायल बैलेंस में कार डेबिट नहीं हुआ, वेजेस डेबिट हुआ, पर अमाउंट तो डेबिट में उतना ही है, दोनों साइड्स तो मैच करेंगी ही। इसीलिए हमें ट्रायल बैलेंस वाला चैप्टर भी अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसके एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आएंगे। तुम ये देख रहे हो, बिसाइड्स द अबव क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स दे मे बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज। एक होता है एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। तो ये वन साइडेड एरर है, ये टू साइडेड एरर है। देखो अभी इसमें हम नहीं जाते, क्योंकि कुछ बच्चे जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया उन्हें ट्रायल बैलेंस पता नहीं क्या होता है, तो वो ऐसे उनको लगेगा ये क्या हो रहा है, ट्रायल बैलेंस क्या है और किस एरर से ट्रायल बैलेंस मैच करेगा नहीं करेगा। एरर होने के बाद भी ये पॉसिबिलिटी है कि ट्रायल बैलेंस मैच कर जाए, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। कैसे? ट्रायल बैलेंस क्या होता है? सारे डेबिट का एक साइड सम और सारे क्रेडिट वाले लेजर का दूसरी साइड सम। अगर मैं ऐसी गलती कर दूं कि मैं डेबिट में 100 कम लिखूं और फिर मैं एक और गलती कर दूं कि क्रेडिट साइड को भी 100 से कम कर दूं, ट्रायल बैलेंस मैच कर जाएगा ना? दोनों तरफ 100 की गलती है, पर दोनों 100 से कम है, तो साइड्स तो दोनों मैच कर ही जाएंगी। या फिर मैं सिर्फ नाम की गलती कर दूं, मैं रेंट अकाउंट को सैलरी अकाउंट लिख दूं, अमाउंट तो सेम है ना, दोनों साइड्स डेबिट क्रेडिट तो मैच कर जाएंगी, सिर्फ नाम अलग होगा। ट्रायल बैलेंस तो मैच कर रहा है। ट्रायल बैलेंस सिर्फ तब मैच नहीं करेगा जब मैं वन साइडेड एरर करूं, सिर्फ डेबिट साइड गलती कर दूं या सिर्फ क्रेडिट साइड गलती कर दूं, उस केस में ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, बाकी हर केस में मैच करेगा। तो हम एक बार ही दोबारा से, जो नए बच्चे हैं और जो पुराने भी हैं, सभी के लिए एक बार ट्रायल बैलेंस दोबारा से बीच में करेंगे, ताकि हमें समझ में आए कि ट्रायल बैलेंस इन गलतियों से ट्रायल बैलेंस पे क्या फर्क पड़ेगा या नहीं। ठीक है, तो ये भी बीच में हम करेंगे। अभी ना इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। ये तो थ्योरी है, ये बीच बीच में हम करते रहेंगे। अब अगेन एक चीज याद रखना, यहाँ लिखा है ना लिमिटेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की प्रॉब्लम ये है, शायद किसी किसी को ऐसा बोल रखा हो कि अगर ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड्स मैच करगी तो आंसर बिल्कुल ठीक है। ऐसा नहीं है, मैंने उस टाइम कराते हुए भी कहा था, ट्रायल बैलेंस मैच हो गया तो हम 80 to 90% कह सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक है, पर वो मैच करने के बाद भी ये पॉसिबिलिटी है कि दोनों साइड हमने कुछ गलती की है। क्यों?
तुमने शायद डेबिट और क्रेडिट दोनों तरफ इक्वल अमाउंट की गलती कर दी हो, या फिर आपने किसी एक डेबिट वाले लेजर को 200 से ज्यादा लिखा और किसी दूसरे डेबिट वाले लेजर को 200 से कम लिख दिया। तो ट्रायल बैलेंस का सम तो सेम आया ना, एक लेजर 200 ज्यादा हो गया, एक लेजर 200 कम हो गया, कॉम्पेंसेटिंग एरर ऑफसेट हो गया। तो गलती होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस मैच कर सकता है। हमें ऐसा नहीं सोचना कि अगर हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया तो बस कोई गलती है ही नहीं, फिर तब भी गलती हो सकती है। तो ये हम एक बार ही दोबारा से ट्रायल बैलेंस करेंगे। हम एक बार एरर्स समझ गए ना क्या क्या होते हैं। अब जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे उस टाइम हर एक एरर को डिस्कस करेंगे कि इस एरर से क्या ट्रायल बैलेंस पे फर्क पड़ेगा या नहीं। तो ये हमारे बेसिकली एरर्स हैं। ये जैसे जैसे आएगा हम डिस्कस करते रहेंगे। एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर्षित कि किन एरर से ट्रायल बैलेंस मैच करेगा और किन से नहीं करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, pass the necessary journal entries to rectify the following errors। एरर क्या हुआ है? credit sales of credit sales of 1700 to Ram was recorded as 7100। हमने अमाउंट की गलती कर दी। हमने जहां पर सेल रिकॉर्ड करनी थी 1700 से, हमने उस सेल को रिकॉर्ड कर लिया कैसे? 7100। तो ऐसा करते हैं, अभी इसको थोड़ा लंबे तरीके से करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ हम सीख जाएंगे, हम देखते ही समझ जाएंगे कि इसको ठीक कैसे करना है। अभी क्योंकि स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा लंबा तरीका करते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपने आप हम ठीक हो जाएंगे इसमें। ये क्वेश्चन है या इलस्ट्रेशन है? क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप लिखोगे कि इनकरेक्ट एंट्री क्या है। आपने मतलब क्या कर दी गलती, सबसे पहले इनकरेक्ट एंट्री लिखो। इनकरेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री क्या है हमारी? क्रेडिट सेल्स ऑफ 1700 टू राम वाज रिकॉर्डेड एज 7100। सेल की एंट्री राम टू सेल्स, और हमने 1700 की जगह 7100 लिख दिया। तो इनकरेक्ट हमने ये कर दी, राम्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 7100। ठीक है, 7100। अब इसको रिवर्स करो, रिवर्स ऑफ इनकरेक्ट। इसको उल्टा करके लिख दो, सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू राम्स अकाउंट 7100। देखो, गलत एंट्री को अगर हम रिवर्स कर दें तो हमने उसका इफेक्ट जीरो कर दिया ना। तुमने किसी भी एंट्री को, एक एंट्री रिकॉर्ड कर ली, अब उसे डिलीट नहीं कर सकते, पर उसका इफेक्ट जीरो करना है तो सिंपल है, एंट्री को रिवर्स कर दो, उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। बहुत लॉजिकल सी बात है, कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने तुम्हें आउट ऑफ द बॉक्स कोई खरगोश निकाल के दिखाओ, सिंपल सी बात है। अब लिखो, एंट्री लिखनी क्या चाहिए थी, करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी? करेक्ट एंट्री हमें करनी थी, सेल एक्चुअली थी 1700 की, तो हमें राम टू सेल 1700 लिखना था। राम्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 1700। तो जहां गलत एंट्री तो हम कर ही चुके हैं, ये तो हो ही चुकी थी। इसको ठीक करने के लिए उल्टा कर, मतलब इसको जीरो करने के लिए उल्टा कर दो और उसके बाद जो करेक्ट एंट्री है वो पास कर दो। पर हमने दो एंट्रीज नहीं करनी, हमने करनी सिर्फ एक है। तो जो रिवर्सल है और जो करेक्ट है इन्हें मर्ज कर दो, इन्हें एक ही एंट्री बना दो, तो रेक्टिफाइंग और करेक्ट, तो रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी जिसमें रिवर्सल और करेक्ट दोनों एक साथ कंबाइंड है। अब इन दोनों एंट्रीज को आपने मर्ज करना है, डेबिट को डेबिट में ऐड करो, क्रेडिट को क्रेडिट में ऐड करो। पर अगर कोई चीज डेबिट और क्रेडिट में रिपीट होती है तो वो कैंसिल हो जाएगी ना। तो रेक्टिफाइंग एंट्री कुछ ऐसी होगी। पर अमाउंट तो सेम है होने ही से नहीं। तो क्या हुआ, जितने से डिफरेंस है उतना कैंसिल हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है अमाउंट सेम हो। सेल हमारा डेबिट हो रहा है 7100 से और क्रेडिट हो रहा है 1700 से, कैंसिल करो, डेबिट साइड बड़ी है ना, डेबिट साइड में ही बचेगा। 7100 में से 1700 माइनस कर दो, कितना बचा?
इन्होंने देखो हमारे पास सेल डेबिट हो रही है, हमने हमने इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करना है। सेल डेबिट हो रही है 7100 से और यहाँ सेल क्रेडिट हो रही है 1700 से। तो दोनों, अब सेल डेबिट हुई 1700 से और फिर क्रेडिट वापस कर दी 1700 से, तो आपके पास डेबिट साइड बढ़ी है ना, तो बस डेबिट साइड में कितना बैलेंस बचा ये बताओ। मतलब बात ऐसी है, अगर मैं बोलूं आपके पास 100 रुपीज आए, उसमें से 20 चले भी गए तो बचे 80 ना, तो तुम 80 लिखोगे। यहाँ पर भी सेल डेबिट हुई 7100 से पर फिर क्रेडिट भी हो गई 1700 से, तो हमारे पास डिफरेंस बचता है 5400। 5400। सेल अकाउंट डेबिटेड 5400। डाउट हो तो पूछ लेना कि सर ये कैसे हुआ। ये कट गया ना, ये डेबिट और क्रेडिट कटा पर पूरा नहीं कट सकता, क्योंकि क्रेडिट हो रहा है 1700 से और डेबिट हुआ था 7100 से। डेबिट साइड बड़ी है, उसमें बच जाएगा माइनस होने के बाद भी। और सेम राम क्रेडिट भी हो रहा है और राम डेबिट भी हो रहा है, पर राम क्रेडिट ज्यादा से हो रहा है, डेबिट कम से हो रहा है, तो वो क्रेडिट में बैलेंस बच जाएगा उसका। टू राम्स अकाउंट 5400। अब मेरे को बताओ किसको डाउट है इसमें, किसको ये नहीं समझ आया। सर फर्स्ट वाली एंट्री इनकरेक्ट है। सबसे पहले इनकरेक्ट लिखेंगे कि हमने क्या गलती सर। कर दी, ये हमने लिखा कि हमने क्या गलती कर दी। सर हमने दोनों सेल्स की जो एंट्रीज है हमने उनको डेबिट में करा और जो दोनों राम की एंट्री है वो क्रेडिट में। ऐसा नहीं है, ऐसा रटना नहीं है। मैंने ये करा, मैंने दोनों को मर्ज करा और मैंने ये देखा सेल डेबिट हुई थी 7100 से और सेल क्रेडिट हुई है 1700 से, तो किस साइड बड़ा बैलेंस है? डेबिट साइड। डेबिट साइड। तो जब तुम कैंसिल करोगे तो डेबिट में से 1700 माइनस कर दोगे, क्योंकि उतने से वापस क्रेडिट हो गया, तो मतलब सेल नेट इफेक्ट ये हुआ कि वो 5400 से डेबिट हुई। समझ आया? ओ हाँ सर आ गया। ठीक है। और यही सेम चीज मैंने राम के लिए भी देखा कि राम क्रेडिट हो रहा है 7100 से और फिर डेबिट भी हो रहा है 1700 से, तो मतलब राम को अगर 7100 से क्रेडिट करके वापस डेबिट कर दे 1700, तो कितना बच गया? 5400 से तभी भी क्रेडिटेड रहा ना, तो बस मैंने नीचे टू राम्स अकाउंट लिख दिया 5400। सबको क्लियर है? नेक्स्ट करें। यस सर। मतलब अब पॉइंट ऐसा है कि ये गलत एंट्री कर दी ना आपने, आपने इसको ठीक करना है, तो अब आप ये एंट्री पास कर दो। आप ये एंट्री पास करोगे, आपकी एंट्रीज ठीक हो गई। कैसे ठीक हो गई? देखो, तुम्हें करना क्या था, तुम्हें एक्चुअली करेक्टली तो यही होना चाहिए था कि राम को डेबिट होना था 1700 से, तुमने राम को डेबिट कर दिया है 7100 से। अब तुम क्या कर रहे हो रेक्टिफाइंग एंट्री में? राम को क्रेडिट कर रहे हो ना 5400 से, मतलब 7100 के डेबिट बैलेंस में 5400 क्रेडिट कर दिया, तो नेट इफेक्ट क्या आ रहा कि राम डेबिट हो गया 1700 से, आपने जो एक्स्ट्रा अमाउंट था उसको क्रेडिट कर दिया। और सेल को भी क्रेडिट होना चाहिए था 1700 से ही, पर हो गया 7100 से, तो 5400 ज्यादा से क्रेडिट हो गया, तो हमने 5400 से वापस डेबिट कर दिया। सिंपल। अब ये तो हम मेंटली भी सोच सकते थे कि जितने ज्यादा से डेबिट हो गए हैं राम, उसको उतना क्रेडिट कर दो और सेल को उतना डेबिट कर दो, पर अभी स्टार्टिंग है इसलिए मैं तुम्हें सीधा सोचने को नहीं कह रहा, हम लंबे तरीके से चल रहे हैं, पर हम उस स्टेप पे पहुंच जाएंगे जहां हम देखते ही बता देंगे इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री तो यही है। क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन was recorded as sales to कृष्ण। ओ माय गॉड सर, यहाँ तो यहाँ तो नाम बदल गया। ठीक है, यहाँ क्या हुआ है, नाम बदल दिया हमने। मेरे को बताओ इनकरेक्ट एंट्री क्या है, आपने क्या गलती कर दी वो एंट्री बोलो, आपने क्या एंट्री रिकॉर्ड कर दी? सर मोहन। मोहन। गलत। ये तो करेक्ट है। सर कृष्णा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाँ, आपने ये गलती करी है, आपने कृष्णा को डेबिट कर दिया है, कृष्ण को। आपको करना था मोहन को। तो इनकरेक्ट एंट्री ये है, कृष्ण's अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स।
मेंटली सोचें कि इसको ठीक कैसे करना है, मेंटली सोचते हैं। डेबिट होना किसको था? मोहन को, मोहन को। आपने कर किसको दिया? कृष्ण। कृष्ण को। तो कृष्ण को क्रेडिट कर दो और मोहन को डेबिट कर दो। सिंपल है ना। गलती सिर्फ इस पार्ट में हुई है ना, यहाँ पे कृष्ण नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ पे मोहन लिखना चाहिए था। तो मोहन को डेबिट होना चाहिए था, तो करेक्ट जो अब हम ठीक करने के लिए एंट्री करेंगे उसमें मोहन को डेबिट करो, और कृष्ण को तो होना ही नहीं चाहिए था, तो कृष्ण को क्रेडिट कर दो। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बन जाएगी? मोहन्स अकाउंट डेबिटेड टू कृष्ण's अकाउंट। मेंटली कर पाए? अभी अभी करेंगे, यही निकलेगी तो यही, पर अभी हम लिख के भी कर लेते हैं। पर क्या तुम मेंटली कर पाए इसको ठीक? कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तुम फिर से समझ लो, देखो आपने कृष्ण को डेबिट कर दिया, नहीं करना था, करना किसको था? मोहन को। तो कृष्ण को क्रेडिट कर दो, और अब जो करेक्ट एंट्री, अब जो आपने रेक्टिफाइंग एंट्री डालनी है उसमें कृष्ण को क्रेडिट कर दो। कृष्ण डेबिट होके क्रेडिट हुआ, 0 हो गया, और उतने ही अमाउंट से मोहन को डेबिट कर दो, तो रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई मोहन टू कृष्ण। सिंपल है। पर अब हम अपने बड़े तरीके से करते हैं, क्योंकि हर कोई मेंटली नहीं कर पाएगा, और मेंटली करने के साथ तुम्हारे मार्क्स भी डिडक्ट हो जाए, ऐसे में हम थोड़ा लिख के करें तो मैम भी खुश रहेंगी। इसका रिवर्सल करो। नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिवर्सल। उसको उल्टा करके लिख दो ताकि इसका इफेक्ट खत्म हो जाए। सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू कृष्ण's अकाउंट 1700। उसके बाद लिखो करेक्ट एंट्री। हमें करनी क्या चाहिए थी? करेक्ट हमें हमें एग्जाम में ऐसे लिखना है या सिर्फ नॉर्मली लिख देना है? करते हैं, उस पे आते हैं, पहले आप इसको कर लो। मोहन को आपको डेबिट करना था, करेक्ट आपको करना था मोहन्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 1700। नेक्स्ट स्टेप क्या है? रिवर्सल और करेक्ट को मर्ज करो, उसे एक ही एंट्री बनाओ। जब आप इन दो एंट्रीज को मर्ज करोगे, सेल डेबिट हो रहा है 1700 से, फिर क्रेडिट भी हो रहा है 1700 से, सेम अमाउंट है, सेल से सेल कट गया, बचा क्या? मोहन डेबिट में, कृष्णा क्रेडिट में। मोहन्स अकाउंट डेबिटेड टू कृष्णा's अकाउंट 1700। यही हमने मेंटली बनाई थी, यही निकली एंट्री। ये बस एक लंबा तरीका है लिख करके करने के लिए, जो अभी सोच नहीं पा रहे, पर सोच पाएंगे धीरे धीरे मेंटली। ये सबको समझ में आया? किसी को डाउट है? सर ये सेल अकाउंट कैसे कटा? सेल को पहले आपने डेबिट करा 1700 से, और नेक्स्ट एंट्री में सेल क्रेडिट हुआ था 1700 से, तो एक चीज डेबिट हुई फिर क्रेडिट हुई, तो 0 ही तो हो गई, बची नहीं ना फिर वो। ओके सर। और अगर अमाउंट का डिफरेंस होता, जैसे सेल डेबिट हो रहा है एक में और दूसरी में क्रेडिट हो रहा है, पर अमाउंट सेम नहीं है, तो जिस साइड अमाउंट ज्यादा है मैं उसी साइड लिखूंगा, और अमाउंट में दोनों को माइनस करके लिख दूंगा, उसी साइड का उतना ज्यादा बैलेंस है। किसी को डाउट है इसमें? नो सर। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड, credit sale of 1700 to Asha was recorded as sales to Anshul as 7100. Oh no, अमाउंट भी गलत लिख दिया, नाम भी गलत लिख दिया, दो गलतियां कर दी। ठीक है, इसे मेंटली कर पाना अभी हमारे लिए मुश्किल है, तो हम अभी नहीं करते कोशिश, क्योंकि कुछ होगा नहीं, तुम्हें नहीं समझ आएगा। हमने अमाउंट भी गलत लिखा है और हमने नाम भी गलत लिखा है। इनकरेक्ट एंट्री बोलो, आपने क्या गलती किया ये बोलो, क्या गलत एंट्री पास कर दी है? अंशुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंट 7100। 7100। इनकरेक्ट एंट्री हमने ये पास की है। और क्लास में सिर्फ कृति है क्या? बाकी सब क्या पॉपकॉर्न खा रहे हैं? हमने सेल की तो की थी आशा को, पर नाम डाल दिया अंशुल, और सेल का अमाउंट था 1700, पर हमने अमाउंट लिख दिया 7100। तो अंशुल टू सेल 7100।
इस क्वेश्चन में मैं रेक्टिफाइंग नहीं बनाऊंगा, मैं रिवर्सल और करेक्ट लिख दूंगा, तुम्हें मर्ज करनी होगी। इसको करो करेक्ट, इसको करो रिवर्स। और अब करो करेक्ट। मतलब मेरी बात सुनो, तुम ये दोनों एंट्री सिर्फ रफ वर्क में लिख रहे हो, ये पास नहीं करनी। पास तो अल्टीमेटली इनको मर्ज करके जो रेक्टिफाइंग एंट्री आती है हमने वही करनी है। जैसे पीछे यहाँ जो हमने एंट्री करी, हम रेक्टिफिकेशन के लिए तो सिर्फ ये एंट्री करेंगे, ये तो हम बस रफ वर्क में लिख रहे हैं कि इसका रिवर्सल ये होगा, करेक्ट ये होगी, दोनों को मर्ज किया तो ये बन गई। इतनी सारी थोड़ी ना लिखनी, मतलब फाइनली जो सिस्टम में हम डालेंगे, आपका फाइनल आंसर ये है रेक्टिफाइंग एंट्री। ये सारा ये रफ वर्क है, ठीक है। ये हम बस कर रहे हैं कि कैसे हमने रेक्टिफाइंग बनाई है। कहीं किसी को लगे अरे 4-4 एंट्री कर रहे हैं। करेक्ट एंट्री क्या है हमारी, हमें करना था आशा टू सेल्स 1700, आशा's account debited to sale account 1700। दोनों को मर्ज करो और मुझे बताओ रेक्टिफिकेशन क्या है, क्या एंट्री है। ये पी कैसे आ गया? जो चीज कॉमन है उसे काट दो, जिस साइड ज्यादा अमाउंट है उस साइड बैलेंस लिखो सिर्फ, और बाकी जहां कॉमन नहीं है उन्हें वहीं रहने दो। Sales account debit 5,400 to Anshu's account 5,400. टू अंशुल, अंशुल कैसे कटा सर वैसे? टू आश सेल सर ऊपर अकाउंट जैसे एग्जांपल में सर ऊपर वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने जो करेक्ट नेम था वो लगाया था ना रेक्टिफिकेशन वाली। नहीं बच्चे, फिर तुम रट रहे हो आदित्य। मैंने तुम्हें बोला है इन दोनों को मर्ज करो बस, इसके अलावा मैंने कोई चीज बोली है तुम इन सर फिर दोनों तो को सर आशा अकाउंट भी डेबिट होगा सर। हाँ वो तुम्हारे ऊपर है, वो तुम बताओ। आदित्य तुम्हारी ना बड़ी बुरी आदत है, तुम पैटर्न बनाने की कोशिश करते हो, है ही नहीं कोई। मैंने तुम्हें सिंपल सी बात बोली है, दोनों एंट्रीज मर्ज करो। तुम नहीं सर पिछले में हमने, पिछले का इससे कोई लेना देना ही नहीं है भाई। पिछला अलग था, ये अलग है। पैटर्न्स ढूंढने बंद कर दो, दिमाग चलाना शुरू कर दो। सर पिछले में हमने ये करा था, पिछले साल बर्थडे पे तुम कितने साल के हुए थे आदित्य? आदित्य जब तुम्हारा लास्ट बर्थडे गया है 15, इस साल भी फिर 15 ही हो जाओगे, अगले साल भी 15 ही होगे। ये क्या चीज है कि सर इससे पिछले क्वेश्चन में हमने ये लिखा था। क्या तुम्हें जो बोला गया है वो चीज फॉलो करो। तुमने इनकरेक्ट एंट्री लिखनी है, उसका रिवर्सल लिखना है, करेक्ट लिखनी है और दोनों को मर्ज करनी है। कौन सा नाम किधर जाएगा हर क्वेश्चन में अलग होगा, कभी डेबिट होगा कभी क्रेडिट होगा। अब तुम यूं करोगे कि सर पिछला पिछला, तो फिर तो बेटा आंसर नहीं आएगा, फिर तो 10th वाली, फिर तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। वही चीज कि सर पिछला क्या है, इसमें से कटा क्या है, सिर्फ ये देखो। जो कॉमन चीज होती है, कॉमन मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह रिपीट हो रही है, वो कटती है सिर्फ। बोलो हरलीन। सर मैं बताऊं, हाँ हाँ बोलो। रेक्टिफाइंग सेल्स अकाउंट डेबिट 5400 टू आशा's अकाउंट, नहीं सॉरी, आशा's अकाउंट डेबिट होगा 1700 से, और टू अंशुल's अकाउंट 7100। हाँ बट सर एक बात पूछूं पूछो। कि जैसे अब सेल तो हमारी 1700 की हुई है, तो हम 5400 क्यों लिख रहे हैं? सेल आपकी 1700 की हुई है ना, आपने सेल रिकॉर्ड कर दी थी 7100 की, तो आप 5400 से उसे कम कर रहे हो ना, तो पहुंच गई वो 1700 पे। ये एंट्री तो आप कर चुके हो ना, ये एंट्री तो आप ऑलरेडी कर चुके थे गलत, आप इसे डिलीट नहीं कर सकते। सेल को होना चाहिए था 1700, आपने लिख दिया 7100, 5400 ज्यादा। तो अब आप अपनी एंट्री में सेल को डेबिट कर रहे हो 5400 से, तो हो गई ना सेल 1700 पे पहुंच गई। समझ आया हरलीन, समझ आया? हाँ जी। अब मेरी बात समझो, इसको मर्ज कैसे करा है।
मर्ज करने के लिए कोई ऐसे रट्टू कुछ ऐसे हाँ नहीं जी करना। सर। हाँ ठीक है, मर्ज करने के लिए कि सर पिछले में ये हुआ, उसमें सिंपल है। डेबिट और क्रेडिट देखो, इस जर्नल में डेबिट में सेल है, दूसरी जर्नल के क्रेडिट में सेल है, तो इन दोनों ने कैंसिल तो होना ही है ना। एक जगह वो डेबिट हो रहा है, एक जगह क्रेडिट हो रहा है, कितना कैंसिल होगा? डेबिट हुआ है 7100 से और क्रेडिट हुआ है 1700 से, तो डेबिट साइड बड़ी रहेगी, माइनस कर दो, सेल डेबिट रहेगा 5400 से, सेल आपका डेबिट हुआ 5400। फिर आशा भी डेबिट हुई है 1700 से, क्या आशा क्या आशा कभी क्रेडिट भी हुई? नहीं हुई ना, तो आशा वैसे के वैसे ही यहाँ डेबिट में आ गई 1700, और अंशुल क्रेडिट हुआ था 7100, तो यहाँ पे भी अंशुल आ गया 7100, सिंपल। आगे पीछे से रेक्टिफिकेशन में कोई लिंक नहीं है कि सर पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ वो नाम लिखा था, पिछले क्वेश्चन में एरर अलग था, इस क्वेश्चन में एरर अलग है। जब एरर अलग है तो सोल्यूशन सेम कैसे होगा? वहां एरर सिर्फ नाम का था, इसमें एरर नाम का भी है और अमाउंट का भी है, तो हमें एक गलत नाम हटा के सही नाम भी डालना है और अमाउंट भी ठीक करना है। तो फिर आप कहाँ से लिंक एस्टेब्लिश करने की कोशिश करोगे पिछले क्वेश्चन से? हो ही नहीं सकता। तो मैं सिर्फ जो चीज बताई वो समझा करो। एक ना तुम लोग ना आइंस्टाइन और एडिसन तो तुम ही सब हो, मैं कुछ बताता हूँ तुम्हें अपना अलग दिमाग जरूर चलाना होता है, जो बताया है वो करो और धीरे धीरे समझ। स्टार्टिंग में चैप्टर, हर चैप्टर ऐसा ही लगता है ना ये क्या हो रहा है, डिप्रिसिएशन में भी लगा होगा हर किसी में, थोड़ा सा टाइम तो देना होता है, और तुम अगर अपने हिसाब से चलोगे फिर कैसे होगा? तो देखो, ये दोनों एंट्रीज सिर्फ रफ वर्क है, ये हमने कोई हमारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में तो नहीं डालनी, हम ये गलती से डाल चुके थे। प्रॉब्लम क्या थी इसमें? एक इसमें अमाउंट गलत था, ये सेल का अमाउंट 1700 होना चाहिए, 7100 नहीं होना चाहिए। तो सर इस एंट्री से ठीक कैसे होता है? ऐसे हो जाता है, सेल को 1700 लिखना था, 7100 नहीं, 5400 सेल ज्यादा रिकॉर्ड कर दी। अगर 5400 ज्यादा क्रेडिट कर दिया है तो अब 5400 से सेल को डेबिट कर दो, वो आ गई 1700 पे, हमने सेल को डेबिट कर दिया 5400 से, ठीक है। अंशुल का तो नाम ही नहीं होना चाहिए था, अंशुल की जगह आशा होना चाहिए था, अंशुल को डेबिट किया है 7100 से, तो अंशुल को क्रेडिट कर दो 7100 से, अंशुल क्रेडिट हो गया 7100 से, इसका इफेक्ट भी जीरो हो गया, आपने पहले डेबिट किया, इस एंट्री में क्रेडिट कर दिया, जीरो हो गया। अब डेबिट में आशा को आना चाहिए 1700 से, तो इसी एंट्री में आशा डेबिट तो हो गई 1700 से, एक ही एंट्री में सारी चीजें सॉल्व हो गई, सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आ गया। ठीक है, ये सबको समझ में आया? आदित्य खासकर तुम, यस सर। आगे पीछे कुछ नहीं, जो जो करना है वो इसी क्वेश्चन में करना है, और क्वेश्चन अलग होगा हर एक से। अब ऐसे करोगे तो एक भी क्वेश्चन मैच नहीं होगा तुम्हारा। ओके, credit sale of 1700 to Mohan was recorded in the purchase book। अच्छा, आंसर अभी तक के चेक कर लेते हैं। देखो, पहले का आंसर यही था, सेल्स टू राम 5400, मोहन टू किशन 1700, और उसके बाद यहाँ सेल्स आशा टू अंशुल, यही है 5400, 1700 और 7100। वो बोल रहे हैं क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन वाज रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक। इसे ध्यान से करना, जब भी हम कोई एंट्री परचेज बुक में रिकॉर्ड कर देते हैं ना, तो मतलब हमने वो एंट्री ही परचेज की कर दी। हमने क्या किया था, की थी सेल, पर एंट्री किसकी कर दी? परचेज की कर दी। तो इनकरेक्ट एंट्री क्या है? आपने क्या गलती कर दी? इनकरेक्ट एंट्री बताओ। आपने परचेज की परचेज एंट्री, अकाउंट डेबिट टू मोहन। हाँ, तुमने की थी सेल, तो करेक्ट एंट्री होनी क्या चाहिए थी? मोहन टू सेल, पर आपने एंट्री परचेज बुक में डाल दी, का ये मतलब होता है कि आपने एंट्री ही परचेज की कर दी है। तो परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज टू मोहन, ये नहीं करना था हमें, इनकरेक्ट एंट्री हो जाएगी। परचेज अकाउंट डेबिटेड टू मोहन्स अकाउंट, कितने से? 1700। अमाउंट में गलती नहीं है, पर एक्चुअली एंट्री ही परचेज की हुई है, करनी थी सेल की। इसको रिवर्स करो,
मोहन अब करेक्ट लिखो। करेक्ट क्या था कि ये परचेज नहीं थी, ये सेल थी। भव्य मेरे को बताओ करेक्ट क्या है? सेल की एंट्री क्या लिखेंगे हम? आपने लिखना है कि सही करनी क्या चाहिए थी। सेल की एंट्री क्या होगी अगर मोहन को 1700 की सेल करोगे तो? भव्य सेल की एंट्री तो बतानी है। सेल की एंट्री क्या होती है? भव्य ने चैट में लिखा है। अच्छा भव्य मेरे को एक बात बताओ, तुमने लिखा है सेल डेबिटेड टू मोहन, सेल की एंट्री ये होती है सेल डेबिटेड टू मोहन। सेल का नेचर क्या है? भव्य माइक अनम्यूट करो ना, तुम क्या चैट में लिख रहे हो बच्चों की तरह? जब तुम सेल करते हो सेल का नेचर क्या है, इसका रूल लगाना। सेल का नेचर इनकम का है, एक्सपेंस का है? क्या होती है सेल? और सेल की एंट्री तो भाई अभी हमने कई बार लिख दी। गुरनूर सेल की एंट्री बताना। भव्य एंट्री उल्टी बोल रहे हो तुम सबके सब हो तो नालायक ही। हमें करेक्ट एक्चुअली करनी ये चाहिए थी सेल की एंट्री। तो इसका रीजन तुम्हें बता रखा है, जब तुम किसी को उधार पे सामान बेचते हो तो वो डेटर बन जाता है। डेटर एक एसेट है, एसेट डेबिट हो जाता है, और सेल इनकम है, इनकम क्रेडिट हो जाती है। 1700 इन दो को मर्ज करना है। मुझे बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या है? सर मोहन अकाउंट 3400 to हाँ, purchase account 1700 to sales account 1700. ठीक है, यहाँ देखते हैं क्या आपका आंसर सही है। ये रहा फोर्थ आंसर, ठीक बोला है आपने। ठीक है, इसको इसको मर्ज कैसे किया हमने? डेबिट में डेबिट ऐड कर दो, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड कर दो, कुछ कॉमन है तो उसे काट दो। कॉमन तो कुछ था ही नहीं। कॉमन क्यों नहीं था? क्योंकि मोहन दोनों बार डेबिट ही हुआ है, तो डेबिट और डेबिट तो ऐड ही हो जाएंगे ना। मोहन अकाउंट डेबिटेड 3400 हो गया। अरे बाप रे, रेक्टिफिकेशन। देखो अगर तुम्हें बेसिक जर्नल इस टाइम नहीं आती तो तुमसे ये नहीं हो पाएगा चैप्टर, क्योंकि इतना तो आपको आना चाहिए ना कि सेल की एंट्री क्या है, परचेज की क्या है। भव्य नालायक, तुम्हें अभी तक ये नहीं आता। मतलब ऐसे तुम्हें आता है, तुमने टेस्ट भी दिए हैं पर रिवीजन ही नहीं है। तुम अटेंड करो फैमिली फंक्शन। सेल की एंट्री गलत बोल रहे हो तुम, उल्टी एंट्री बोल रहे हो सेल की। इन दोनों को जब मर्ज करेंगे, मोहन और मोहन दोनों जगह डेबिट हो रहा है, तो मोहन अकाउंट डेबिटेड 3400 to purchase 1700 और to sell 1700। बस अब हमने ये एंट्री कर देनी है। हम जैसे ही ये एंट्री करेंगे ये वाली एंट्री का इफेक्ट भी 0 हो गया और करेक्ट आ भी गई। सर हाँ जी, सर इसमें हमने टू परचेज इसलिए करा है क्योंकि हमने इनकरेक्ट एंट्री कर दी थी तो उसको क्रेडिट कर दिया, और सेल्स तो जो क्रेडिट हमारी होनी होती है। हाँ, इससे ये हुआ कि एक तो आपको परचेज को डेबिट नहीं करना था, तो परचेज क्रेडिट हो गई वापस 1700 से 0 हो गई। सेल को क्रेडिट होना चाहिए था, तो सेल को आपने इस एंट्री में क्रेडिट भी कर दिया। और मोहन जिसको आपने क्रेडिट कर दिया था 1700 से, उसे तो 1700 से डेबिट करना था। तो पहले 1700 से डेबिट पे 0 पे आएगा और फिर 1700 डेबिट से 1700 डेबिट बैलेंस पे आ जाएगा। मेंटली धीरे धीरे करेंगे। पहले तो जो जो तो ठीक से कर रहे हैं ठीक है, जिन्हें जर्नल नहीं आती, सेल परचेज वाली जर्नल्स प्लीज ठीक से कर लो, रिवाइज कर लो। सारे वीडियोस हैं तुम्हारे पास, ड्राइव पे एक्सेस सबको है, उस पे जर्नल का सारे आपके वो टॉपिक्स हैं, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। थोड़ा सा वहां से देख लें और थोड़ा सा रिवाइज कर लें।
वरना 12th में ये प्रॉब्लम और बढ़ती ही जाएगी। 12th तक अभी अभी ही ऐसा हो रहा है ना बिल से कुछ बच्चों को कि क्या डेबिट हो रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है, 12th में तो बच्चे बड़ी ही प्रॉब्लम हो जाएगी। इस बार के 12th का बैच का तो क्या ही नुकसान हुआ है, उनका 11th का बेस तो स्ट्रांग था क्योंकि वो 11th में फेस टू फेस पढ़ रहे थे। प्रॉब्लम तो मेरे को लगता है तुम्हारे साथ ज्यादा हुई है, क्योंकि तुम्हारा तो 11th में जिसने ठीक से पढ़ा है 12th में वो ठीक है, अगर वो थोड़ी मस्ती करे तो भी वो थोड़ा बहुत कर ही लेगा। पर जो बच्चा 11th में ठीक से नहीं करता 12th में तो उसकी क्या ही हालत हो जाती है। अब आई डोंट नो इफ यू रियलाइज दिस और नॉट, पर पता नहीं। देखो सेल की एंट्री उल्टी बोलते हो नालायक लोग तुम। देखो यहाँ क्या हुआ है लास्ट, credit sale of old machinery to Sohan for 1700 was entered in the sales book for 7100। हमने बेची थी मशीन 1700 की पर रिकॉर्ड कर दिया है 7100 की। तो बताओ इसमें क्या करेंगे। आपने इनकरेक्ट क्या किया पहले ये बताओ। सोहन टू सेल 7100। Sohan's account debited to sales account 7100। इसको रिवर्स करो। हाँ जी सेल्स अकाउंट ही आएगा सर। हाँ क्यों, क्योंकि आपने सेल बुक में एंटर करी है ना, सेल बुक में एंटर करने का मतलब ही ये होता है कि सेल है। ठीक है इसको रिवर्स करा तो सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू सोहन 7100। ठीक, अब करेक्ट करनी क्या चाहिए थी, ये वाला पार्ट ध्यान से बोलना। इसको देखो करनी क्या चाहिए थी आपको। सोहन टू मशीन 1700, सोहन टू सेल 1700 क्यों नहीं। सर क्योंकि सेल सिर्फ गुड्स के लिए होता है, परचेज और सेल। तो मशीन उसकी अकाउंट गुड्स आपको कैसे पता, हो सकता है सर ये होता है क्योंकि ओल्ड मशीन क्योंकि ओल्ड मशीन है, क्योंकि ओल्ड मशीन है। ठीक है, और वैसे भी वो मशीन भी लिख रहा है ये भी है, वैसे तो वो गुड्स ही लिखता है, सिर्फ जब वो बेचता है कोई चीज तो वो गुड्स ही लिखेगा या फिर सिर्फ सेल लिखेगा। एक तो ओल्ड मशीन है, ओल्ड मशीन बेचना तो काम हो नहीं सकता ना, और दूसरी चीज उसने नाम भी लिख रहा है वो एसेट का, तो फिर हम एसेट को ही क्रेडिट करेंगे। सेल परचेज वर्ड सिर्फ तब यूज होते हैं जब हम वो खरीद रहे हैं जो जो हमारा काम है खरीदने का, मतलब जो हमारा प्रिंसिपल वर्क है, मतलब इन्वेंट्री है। और सेल तब यूज होता है जब हम इन्वेंट्री ही बेचते हैं। यहाँ हमें कैसे पता चल रहा है कि ये चीज इसकी इन्वेंट्री नहीं है, क्योंकि एक तो ओल्ड मशीन है, पुरानी मशीन तो फिक्स्ड एसेट ही होगी ना, तभी तो पुरानी हुई, तो आप अपना फिक्स्ड एसेट बेच रहे हो, फिक्स्ड एसेट बेचते हुए एसेट ही क्रेडिट होता है, ये भी हमने कर रखा है। तो करेक्ट एंट्री होनी चाहिए मोहन्स अकाउंट डेबिटेड टू मशीन अकाउंट 1700। इन दोनों को मर्ज करो और मैं जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, जल्दी से मर्ज करो, बोलना नहीं। हर्षित अरोड़ा जी नहीं, दूसरे हर्षित, बताओ क्या आता है दोनों को मर्ज करके। अरे मैंने मोहन लिख दिया, सॉरी, इसका नाम तो सोहन है, ये मोहन नहीं है, ये सोहन है। हर्षित जल्दी बताओ दोनों एंट्रीज को मर्ज करके क्या रेक्टिफाइंग एंट्री बनी। Sohan account debit to 1000 या मम्मी
हर्षित यहाँ आंसर दे दो पहले। चलो हर्षित आंसर दे रहे हो या तुम्हारी अपनी प्रॉब्लम कोई शुरू हो गई है? शौर्य आंसर दे दो। Yes, sir. Hello. हाँ हाँ बोलो शौर्य। Yes, sir. तो सर आ रहा है सेल्स अकाउंट डेबिटेड 7100 to Sohan's account 5400 to machinery account 1700. ठीक है, हमने मशीन लिखा है तो हम यहाँ भी मशीनें लिखेंगे, जिसने मशीनरी लिखा है वो मशीनरी लिखेगा। तो ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री है। अब इसमें नरेशन लिखनी है वो लिख लेंगे, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। नरेशन में क्या है, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास, बस। पर ये मेन चीज है, ये जो तुम्हें करनी आनी चाहिए कि हमें कैसे गलती को ठीक करना है एक ही एंट्री से, 2-3 नहीं करनी। एक गलती हो गई, अब उस गलती को भी खत्म करना है और जो सही इफेक्ट होने चाहिए वो भी करने थे। तो रिवर्स करके करेक्ट वाली मर्ज कर दो, आपका एक एंट्री बन गई जिससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है क्योंकि ये चैप्टर हमारे लिए, अब दोबारा से देखो ये क्यों जरूरी हो जाता है। अगर मैं अभी आपको सीए का सिलेबस खोल के दिखाऊं, ये चैप्टर सीए के एंट्रेंस में भी है। ये इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ये आपको वाइवा में पूछा जा सकता है और आपको आगे भी अकाउंटिंग में कभी भी वो फ्यूचर में पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्रैक्टिकली होता है कि इंसान गलत एंट्री कर देता है सिस्टम में, वो वहां से डिलीट नहीं कर सकता। अब फिर वो एक ही एंट्री पास करनी है जिससे वो गलती भी खत्म हो जाए, जो करेक्ट एंट्री डालनी थी वो भी हो जाए। तो रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं उसे। हमने आज सारे केसेस डिस्कस किए हैं। मैं कुछ बच्चों से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, कुछ घर पे लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं और कुछ सेल की एंट्री उल्टी बोल रहे हैं। नेक्स्ट क्लास तक ये सारी चीजें ठीक कर लो। अब तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम्हें सेल, परचेज, एसेट सोल्ड, एसेट परचेज इनकी एंट्रीज ना आती हो। अगर अभी तक नहीं आती तो 11th में तुम्हें पास तो कर ही देंगे, पर तुम्हें जाना नहीं चाहिए फिर 11th से आगे। तुम्हें खुद ही रुक जाना चाहिए कि सर हम एक बार और कर लेते हैं, क्योंकि इसका क्या फायदा है कि तुम्हें ये बेसिक एंट्रीज नहीं आती हैं। तो उसके बिना ये चैप्टर हो नहीं सकता ना। ये एंट्री तो तब बनती है जब हम इनकरेक्ट लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, फिर ये लिखते हैं, तब जाके तो रेक्टिफाइंग एंट्री बनती है, और नहीं तो बन ही नहीं सकती। होमवर्क होमवर्क में आप ऐसा करोगे, सिर्फ जो मैं मार्क कर रहा हूं वो, सिर्फ वो वाला करना, ठीक है? और कुछ भी नहीं। नहीं, इसमें अभी पोस्टेड वाला तो नहीं आता। चलो आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है। आज का होमवर्क यही है कि ये सारी की सारी फिर से करो। ये सारी आप दोबारा से करोगे और उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्लास में कल की आगे क्या करना है। ये होमवर्क यही है, दोबारा से करके मेरे को भेजना बिना देखे, ठीक है? चलो बाय बाय, टाटा, अब कल मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू। बाय सर। सर। ये आप पीडीएफ भेज दोगे इस चैप्टर की? हाँ भेज दूंगा। सर होमवर्क एक बार फिर से बता दो। ये सेकंड क्वेश्चन फिर से। ओके।